सोनिया की वापसी में कोई 15 मिनट लगे। मैं सड़क पर नजरें जमाए वहीं खड़ा रहा और मैंने उस शख्स को दोबारा देखा जो सोनिया के पीछे गया था। इसका साफ मतलब यही था कि सामने वाले बंगले से मुस्तकिल हम पर नजर रखी जा रही थी। जैसे ही हम में से कोई बंगले से बाहर निकलता, उसका ताकुब शुरू कर दिया जाता। मैंने तफहीमी अंदाज में सर को जुम्बिश दी और नीचे किचन में पहुंच गया। सोनिया बहुत सी चीजें उठा लाई थी। कोल्ड बीफ, मक्खन, डबल रोटी, जैम, पनीर और अंडे। मैंने इतनी चीजें देखकर हैरत से कहा, क्या यहाँ मुस्तकिल क़याम पजीर होने का इरादा है? बोली, दरअसल मुझे मालूम नहीं था कि तुम नाश्ते में क्या पसंद करते हो, इसलिए मैं बहुत सी चीजें ले आई। मैंने कहा, मैं हर हाल में गुजारा करने का आदी हूँ, नाश्ता न मिले तो भी काम चलता है। वो बोली, जब मैं ये सब चीजें खरीद रही थी तो जानते हो कि मेरे दिल में क्या ख्याल आया? मैंने सोचा मेरी आमदनी तो एक ही किस्म की है, मालूम नहीं तुम ऐसे पैसों से कुछ खाना पसंद करो या ना करो। वो खामोश होकर मुझे देखने लगी, यूं जैसे मेरे जवाब पर उसकी जिंदगी का दारोमदार हो। उसकी बात सुनकर मेरा दिल कट कर रह गया। उसका जरिया आमदनी बुरा था, मगर उसे इसका भरपूर एहसास था। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिनके जराए आमदनी नाजायज हैं, मगर कौन अपनी आमदनी के बारे में इतना हसास होता है? लोग रिश्वतें भी लेते हैं, दूसरों का हक भी मारते हैं, जुए के अड्डे भी चलाते हैं, मनशियात का कारोबार करते हैं, मगर किसी को ये एहसास नहीं होता कि उसकी आमदनी नाजायज है। कोठियां और बंगले यूं ही तो नहीं बन जाते, उनके पीछे कम से कम इस्तेहसाल का अंसर जरूर कारफरमा होता है। इस्तेहसाल जो बदतरीन लानत है, मगर इन तमाम नाजायज जराए पर सिर्फ ज़ाहिरी चमक दमक का ही पर्दा पड़ा हुआ नहीं होता, बल्कि दलीलें भी होती हैं। हर गलत काम को जायज करार दिया जाता है। जिनके साथ ज्यादती होती है उनकी कोई नहीं सुनता। ताकतवर कभी गलत नहीं कहता और कमजोर की कोई बात भी दुरुस्त नहीं होती। मैंने कहा, अगर ऐसी बात होती तो मैं जाते वक्त तुम्हें पैसे दे देता। मैंने कोशिश की थी कि मेरे लहजे से कुछ जाहिर न होने पाए। सोनिया ने सर झुकाकर कहा, मैंने ये भी सोचा था, लेकिन फिर ख्याल आया मुमकिन है तुम्हारे पास पैसे न हो। मैंने जेब में हाथ डालकर नोट निकालते हुए कहा, ज़बानी कहने से शायद तुम्हें यकीन ना आए, खुद देख लो कि मेरे पास रकम है या नहीं। इतने बहुत से नोट देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। बोली, मैं खुश नसीब हूँ कि एक अमीर आदमी मेरा मेहमान है। मैंने कहा, खुश नसीब तो मैं हूँ जिसे एक अजीम खातून का मेहमान बनने का शर्फ हासिल हुआ। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। बोली, किसी किसी वक्त यूं लगता है जैसे तुम बस दूसरे को खुश करने के लिए कोई बात कह देते हो। मैंने कहा, हाँ, जैसे अभी मैं ये कहने वाला हूँ कि क्यों ना साहिल समंदर पर नाश्ता किया जाए। बोली, बहुत उम्दा ख्याल है, मैं सैंडविच तैयार किए लेती हूँ, कॉफी थर्मस में भर लेंगे, मगर हम जाएंगे कैसे? मैंने कहा, वो जो कार तुमने खड़ी देखी थी, आखिर हमारे मेजबान किसी मकसद के लिए ही छोड़ गए हैं। सोनिया ने घबरा कर कहा, मगर उसकी चाबी कहाँ है? और फिर किसी दूसरे की कार? मैंने कहा, जब मैं साथ हूं तो इस किस्म की बातें मत सोचा करूं, ये सब सोचना मेरा काम है। वो बोली, लेकिन अली, यहाँ तो पुलिस की वजह से हम महफूज भी हैं, किसी सुनसान जगह जाएंगे तो तुम्हारे दुश्मन वार कर जाएंगे। मैंने कहा, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ये बातें तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम तो बस खामोशी से मेरे कहने पर अमल करती रहो। मैं उसे क्या बताता कि मेरा तो मकसद ही यही है कि उन लोगों से किसी खुले मकाम पर तसादुम हो। मैंने उनसे वादा कर लिया था कि उन्हें रोशनी में लाने के बाद कैफर किरदार को पहुंचाऊंगा। रोशनी में तो वो खैर आ चुके थे, अब कैफर किरदार को पहुंचाना बाकी रह गया था। और मैं सोच रहा था कि ये काम जिस कदर जल्द हो जाए उतना ही अच्छा है। अगर मैं उस शख्स की आवाज न पहचान लेता तो इतनी जल्दबाजी का मुजाहरा न करता, मगर अब मेरे लिए एक लम्हे के वास्ते भी निचला बैठना मुश्किल था। अगर मैंने उसको शनाख्त न कर लिया होता तो उन लोगों से निमटने के लिए कोई मौका पाकर या रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए सामने वाले बंगले में घुसने की कोशिश जरूर करता, मगर अब मेरे अंदर इतना खतरनाक कदम उठाने की हिम्मत नहीं रह गई थी। खतरा तो खैर खुली जगह में भी होता, मगर बहुत कम होता, और मैं थोड़ा बहुत खतरा तो मोल ले सकता था। मैंने सोनिया से कहा, तुम नाश्ता तैयार करो, मैं जरा नहा लूं। और फिर मैंने कपड़े तलाश करने की मुहिम शुरू कर दी। एक अलमारी में मुझे अपने साइज के कपड़े मिल गए। मैं नहाकर और कपड़े बदल कर बाहर निकला तो सोनिया गायब थी। काफी तलाश करने के बाद वो एक गुस्ल खाने में दरियाफ्त हुई। मैंने दरवाजा पीट कर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं सारे घर में तुम्हें तलाश करता फिरा हूँ। सोनिया ने बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। उसने भी नहाकर कपड़े तब्दील कर लिए थे। बोली, मैं न नहाती क्या? मेरा भी हुलिया तबाह हो रहा था। मैंने कहा, तबाह तो खैर नहीं हो रहा था, लेकिन खैर अब तो तुम्हें जो करना था कर चुकी, मगर तुमने कमाल कर दिया, सारे काम इतनी जल्दी कर लिए। उसने बाल झटकते हुए कहा, चंद मिनट का तो काम था, बस अब चंद मिनट में ड्रायर से बाल खुश कर लूंगी। 10 मिनट बाद हम गाड़ी में बैठे साहिल समंदर की तरफ जा रहे थे।
सोनिया मेरे बराबर बैठी थी और मैं गाड़ी चला रहा था। वो बेहद खुश थी। उसे क्या मालूम था कि एक कार हमारा ताक़ुब कर रही है। सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा नहीं था, मगर मैं धीमी रफ्तार से कार ड्राइव कर रहा था। सोनिया बहुत खुश थी और मैं चाहता था कि कोई हंगामा शुरू होने से कबल वो ज्यादा से ज्यादा लुत्फानंदोज हो ले। मेरा ख्याल था कि उस वक्त साहिल समंदर पर मुकम्मल वीरानी छाई हुई होगी, मगर ऐसा नहीं था। साहिल के साथ बने हुए बाज हट आबाद भी नजर आ रहे थे। मैंने कहा, क्या ख्याल है सोनिया, समंदर पर चलें या किसी हट को वक्ती मस्कन बना लें? वो बोली, इस वक्त रेत में नहाने का मूड नहीं है, किसी खाली हट के अकबी बरामदे में बैठ जाते हैं। मैंने इस बात में सर हिलाया और एक खाली मगर खूबसूरत हट के सामने गाड़ी रोक दी। कहीं करीब ही से हट का चौकीदार आ गया। उसने कुछ कहा तो नहीं, मगर मैं समझ गया कि वही इस हट का चौकीदार है। उसने बहुत थोड़े से पैसों के इवज हट खोलना मंजूर कर लिया। सोनिया ने आहिस्ता से कहा, पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत थी, थोड़ी देर के लिए तो हम कहीं भी बैठ सकते थे। मैंने कहा, जिन पैसों के इवज कुछ यादगार लम्हात मैसर आते हों, वो पैसे कभी बर्बाद नहीं होते। वो बोली, आखिर यही बात थी तो तुम्हें मुझसे कहना चाहिए था, आखिर मैं तुम्हारी मेजबान हूँ। मैंने कहा, मेरा जी चाहा कि तुम्हारी खुशियों में मेरा भी थोड़ा बहुत हिस्सा हो। वो खुशी से खिल उठी। बोली, मैं कई बार यहाँ आ चुकी हूँ, मगर यूं महसूस हो रहा है जैसे आज मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। देखो हर चीज कितनी निखरी निखरी लग रही है। मैंने कहा, किसी भी खौफनाक वक्त से गुजरने के बाद ऐसा ही महसूस होता है। वो बुरा मान कर बोली, ऐसी बातें करके मजा किरकिरा मत करो। आज से पहले मैं मसनूई दुनिया में रह रही थी। ये तुम्हारा पुरखुलूस जज्बा है जिसकी वजह से हर चीज नई नई मालूम हो रही है। मैं हंस पड़ा, कहा, मुझे नहीं मालूम, मुझे तो तुम इतनी निखरी निखरी लग रही हो कि किसी और तरफ तवज्जो देने की फुर्सत भी नहीं मिल रही। वो एकदम उदास हो गई। उसने सर झुकाकर कहा, तुम तो ऐसी बातें मत करो अली। मैंने घबरा कर कहा, क्यों, क्या मैंने कोई गलत बात कह दी? बोली, मालूम नहीं तुम कब जुदा हो जाओ। अब तुम मुझसे ऐसी बातें करोगे तो तुमसे बिछड़ने के बाद मेरा जीना मुहाल हो जाएगा। बस मुझे अपने तौर पर खुश हो लेने दो। मेरे होंठ सख्ती से भिंच गए। मेरे जहन के पर्दे पर यक के बाद दीगरे उन तमाम लड़कियों की तस्वीरें उभरी जो पेशावर नहीं थी, मगर उन्होंने अपने आप को थाली में सजाकर मेरे सामने पेश किया था। उस लड़की ने जो पेशावर थी, ऐसी तमाम लड़कियों को मात दे दी थी। वो कॉल गर्ल होते हुए भी मासूम थी। कम से कम मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे किसी किस्म का इल्जाम दे सकूं, उसके किरदार पर शुबा कर सकूं। हमने फोल्डिंग चेयर्स अकबी बरामदे में निकाल ली थी और ये सारी गुफ्तगू वहीं हुई थी। बातें करने के साथ साथ हम सैंडविच भी खाते जा रहे थे। हमने खूब डट कर नाश्ता किया और कॉफी भी। उसके बाद सोनिया ने अपनी फोल्डिंग चेयर मेरी कुर्सी के बिल्कुल बराबर बिछाई और मेरे शाने पर सर रख कर आंखें बंद कर लीं। मेरी निगाह सामने समंदर पर जमी हुई थी। अभी तक ताक़ुब कुनंदगान में से कोई भी नजर नहीं आया था। जैसे ही मैंने उनके बारे में सोचा, वो मुझे नजर आ गए। वो दो अफराद थे। एक को मैंने पहचान लिया, ये वही था जिसने सुबह सोनिया का ताक़ुब किया था। दोनों अफराद हमें बड़े गौर से देखते हुए गुजरे। वो मकामी ही नजर आते थे, मगर ये जरूरी नहीं था। उनका ताल्लुक किसी और मुल्क से भी हो सकता था। उनके मेरी तरफ देखने का अंदाज ऐसा था जैसे वो मेरी सूरत जहन नशीन कर लेना चाहते हों। मैंने उनकी तरफ खुसूसी तवज्जो नहीं दी थी, मगर मैं पूरी तरह होशियार था। मैंने कार में 4 अफराद को देखा था, मगर उस वक्त सिर्फ 2 अफराद सामने से गुजरे थे। बकिया 2 निगरानी करने के लिए किसी और समत में रहे होंगे। मुझे उनकी कोई खास परवाह नहीं थी। ये तो तय हो गया था कि वो किसी वजह से मेरी शख्सियत की तरफ से मशकूक हो गए हैं और जब तक मेरी असलियत नहीं मालूम कर लेंगे, मुझे कोई नुकसान पहुंचाने से गुरेज करेंगे। आर्थर की ख्वाबगाह के दरवाजे पर नजर आने वाले पुरस्कार निशान का मुअम्मा किसी हद तक हल हो चुका था। उसे हल करने में 2 अवामिल नुमाया थे। एक वो जुमला जो फोन पर मुझसे कहा गया था कि अगर तुम आई को 1 और ओ को 0 कहने लगो तो हम तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे, और दूसरी वो टेलीफोन कॉल जो मैंने की थी। उस शख्स की असल आवाज ने ही बहुत सी गिरहें खोल दी थी। मैं सोनिया के साथ दोपहर तक साहिल समंदर पर रहा। उसके बाद हम वापस आ गए। उन लोगों ने सिर्फ हमारा ताक़ुब करने पर इक्तिफा किया था। मालूम नहीं उनके जहनों में क्या था। हम वापस पहुंचे तो पता चला कि पुलिस मायूस होकर वापस जा चुकी है। चूंकि हमने डट कर नाश्ता किया था, इसलिए खाने की गुंजाइश नहीं बची थी। नींद भी हमलावर हो रही थी, इसलिए हमने सोने का फैसला कर लिया। मगर सोने से कबल ही फिर फोन आ गया। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ वही शख्स था। वो बोला, नाश्ता घर पर भी किया जा सकता था, इसके लिए साहिल समंदर पर जाने की क्या जरूरत थी। मैंने पूरा मुंह बनाकर कहा, तुम्हारे लिए मेरा मशवरा यही है कि अपनी खाल में रहने की कोशिश करो। ये कहते ही मैंने फोन बंद कर दिया। सोनिया सोने के लिए बिस्तर पर लेट चुकी थी। मैंने कमरे से जाना चाहा तो उसने आवाज देकर रोक लिया। बोली, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, इस बेडरूम में तो तुम सोगी, मैं दूसरे बेडरूम में जाता हूँ।
उसने आंखें निकालते हुए कहा, कुछ अनदेखे दुश्मनों के खतरे के पेश नजर क्या मैं तन्हा सो सकूंगी? मैंने कहा, मैं मिट्टी का बना हुआ इंसान हूँ सोनिया, और मेरे सीने में भी दिल धड़कता है, वही दिल जिसमें जज्बात परवरिश पाते हैं। वो बोली, बेकार बातें मत करो, ख्यालात अगर पाकीज़ा हों तो कोई चीज गुमराह नहीं कर सकती। मैंने कहा, शैतान लोगों को ऐसी ही बातों के जरिए गुमराह किया करता है। वो बोली, मैं कह रही हूँ कि फजूल बातें मत करो। उसने मुझे खींच कर बेड पर बिठाया, फिर मेरे पैर से जूते मोजे उतारे और मेरे बराबर लेट गई। सोनिया ने सरगोशी में कहा, आज रात हम रॉयल क्लब में खाना खाएंगे। मैंने कहा, वहाँ तुम्हारे जानने वाले बहुत होंगे, फिर मेरी वजह से तुम्हारा नुकसान भी तो हो सकता है। वो बोली, तुम साथ होगे तो फिर किसी और की क्या हकीकत है, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद मुझे नींद आ गई। आंख खुली तो मगरिब होने वाली थी। सोनिया मुझसे पहले ही बेदार हो चुकी थी। मुझे उठते देखकर खुद भी उठ गई। बोली, तुम चाहो तो नहा कर नीचे आ जाओ, मैं इतनी देर में चाय बना लेती हूँ। रात 9 बजे के बाद मैं सोनिया के साथ रॉयल क्लब जाने के लिए निकला। इस बार हमारे ताकुब में 2 कारें थीं और दोनों उसी बंगले से बरामद हुई थीं। सड़कों पर अंधेरा होने के बायस उन्हें ये खौफ होगा कि कहीं मैं फरार न हो जाऊं, इसलिए एक कार आगे चल रही थी और दूसरी पीछे थी। दोनों कारें ज्यादा फासले पर नहीं थीं। शायद अब वो लोग भी मेरे ताकुब को खुफिया नहीं रखना चाहते थे। शायद वो आज रात ही ड्रॉप सीन कर देना चाहते थे। मेरे होंठों पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट फैल गई। देखना यह था कि ड्रॉप सीन किसके हक में होता है। रॉयल क्लब की इमारत कदीम व जदीद का हसीन इम्तिजाज साबित हुई। कार पार्किंग के लिए वसी और अरीज अहाता था, जहां अंधेरे के बावजूद फर्श पर पड़ी हुई सफेद लकीरें नजर आ रही थीं। क्लब की इमारत की बैरूनी दीवारें सुर्ख पत्थरों की थीं और उसे स्पेन के मशहूर तारीखी महल अलहमरा के तर्ज पर तामीर किया गया था। क्लब में दाखिले के लिए सोनिया ने जो रकम अदा की, उसे देखकर ही मेरे होश उड़ गए। मुझे ये अंदाजा नहीं था कि वो मेरी इतनी महंगी दावत करेगी। फिर मुझे ये भी हैरत हुई कि सोनिया रोजाना इस क्लब में दाखिले के अखराजात किस तरह बर्दाश्त करती होगी। आखिर ये सवाल मेरे लबों पर आ ही गया। मेरी बात सुनकर सोनिया हंस पड़ी। बोली, तुमने शायद गौर नहीं किया, मैंने एक ही टिकट खरीदा है, इसलिए कि मैं यहाँ की मुस्तकिल मेंबर हूँ। क्लब ने मुझे एजाजी रुकनियत दे रखी है। बहुत से लोग सिर्फ मेरी वजह से यहाँ आते हैं। अगर मैं कहीं और जाने लगूं तो वो भी वहीं जाने लगे। सोनिया मुझे मरकजी हॉल में ले गई और मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मरकजी हॉल किसी कहबा खाने का समंजर पेश कर रहा था। वसी और अरीज हॉल की बेशतर मेजें आबाद थीं। एयर कंडीशन होने के बावजूद वहां सिगरेटों का धुआं भरा हुआ था। तकरीबन हर शख्स के हाथ में या उसके सामने मेज पर शराब के जाम मौजूद थे। मेजों के दरमियान एक हसीन रक्कासा थिरकती फिर रही थी। रंग नूर का एक तूफान था जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये कौम गुज़श्ता 7 साल के तवील अरसे से हालत जंग में है। बाहर ब्लैकआउट है और जंग बसरा के निवाह तक आ चुकी है। मैंने सोनिया से कहा, तुम तो कह रही थी कि कारोबार मंदा है, यहाँ तो बड़ी रौनक नजर आ रही है। वो बोली, ये सब जबरदस्ती की बातें हैं, असल रौनकें तो कब की दम तोड़ चुकी हैं। फिर उसने किसी मुनासिब मेज की तलाश में निगाह दौड़ाई। मैंने कहा, मैं माजरत चाहता हूँ सोनिया, यहाँ नहीं बैठ सकूंगा, इन खराफात से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। सोनिया ने कहा, कोई बात नहीं, हम डाइनिंग हॉल में चले चलते हैं। और हम डाइनिंग हॉल की तरफ चले गए। रॉयल क्लब का डाइनिंग हॉल भी बहुत शानदार था, मगर ये देखकर मुझे सख्त अफसोस हुआ कि वहाँ भी कुछ मेजों पर शराब के जाम मौजूद थे और लोग चुस्कियां ले रहे थे। मेरी समझ में नहीं आया कि जिस कौम की अय्याशी इस इंतहा को पहुंची हुई हो, वो कोई बड़ी जंग किस तरह लड़ सकती है। मैंने दरवाजे के नजदीक ही एक मेज मुंतखब की और सोनिया के साथ उस पर जा बैठा। कई लोगों ने हाथ उठाकर सोनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश की, मगर उसने उन्हें यूं नजरअंदाज कर दिया था जैसे उन्हें देखा ही ना हो। मैंने कहा, आज तुम इन लोगों को नजरअंदाज कर रही हो, लेकिन बाद में ये चीज तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित होगी। सोनिया ने मेरी नकल उतारी, बोली, ये सब मेरे सोचने की बातें हैं, जब तक तुम मेरे साथ हो इन बातों को मुझ पर छोड़ दो। मैंने सर हिलाकर कहा, अच्छा। मेरी ज्यादा तवज्जो इस बात पर थी कि अपने दुश्मनों को पहचान लूं। अभी तक तो कोई नजर नहीं आया था। ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती थी कि वो लोग अंदर आने की जहमत गवारा करेंगे या नहीं। क्लब में दाखिले का टिकट बहुत महंगा था, इसलिए मेरा ख्याल यही था कि वो बाहर ही रुककर हमारा इंतजार करेंगे। वेटर ने मेन्यू हमारे सामने लाकर रखे और मैं मेन्यू का जायजा लेने लगा। मेरी तवक्को के मुताबिक खाने बहुत महंगे थे। सोनिया ने कहा, तुम चाहो तो अपनी पसंद से भी कोई चीज मंगवा सकते हो, लेकिन असल ऑर्डर मैं दूंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, इस तरह तुम मुझे जहमत से बचा लोगी, मैं एक चीज भी अपनी मर्जी से नहीं मंगाऊंगा। सोनिया ने लंबा चौड़ा ऑर्डर नोट करा दिया। वेटर के जाने के बाद मैंने कहा, ये तुमने क्या किया सोनिया, वापसी में तुम्हारे पर्स में कुछ बचेगा भी या नहीं? वो बोली, मैं कभी फजूल खर्ची नहीं करती अली, बस आज जी चाह रहा है।
और पैसों की फिक्र मत करो, मैं तो चार रोज मजीद ऐसी अय्याशियां कर सकती हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने शराब का ऑर्डर नहीं दिया? उसने गड़बड़ा कर पूछा, ओह क्या तुम पीते हो? मैंने कहा, नहीं, मुझे शराब से सख्त नफरत है। मेरी बात सुनकर सोनिया ने सुकून की सांस ली। बोली, मेरा भी यही ख्याल था, इसलिए मैंने तुमसे नहीं पूछा। मैं खुद इसे पसंद नहीं करती, मगर अपने कर्म फरमाओं के इसरार पर पीनी पड़ जाती है। ये कहकर उसने नजरें झुका ली। उस वक्त डाइनिंग हॉल के दरवाजे से एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसने दरवाजे पर रुककर पूरे हॉल पर एक तायराना नजर डाली। मुझे देखकर उसके चेहरे पर इत्मीनान की झलकियां दिखाई थीं। मैंने उसे पहले नहीं देखा था, लेकिन उसकी इस हरकत से ये अंदाजा करना मुश्किल नहीं था कि उसका ताल्लुक दुश्मन ग्रुप से है। वो शख्स यूं वापस चला गया जैसे किसी की तलाश में आया था और वो नजर नहीं आया। दफतन मैंने सोनिया से पूछा, क्या सलोमी भी यहाँ मौजूद होगी? सोनिया ने जवाब दिया, मरकजी हॉल में वो मुझे नजर आई थी, मगर तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, मैंने सोचा जब यहाँ आ ही गए हैं तो लगे हाथों उसे भी देखता चलूं। वो बोली, नहीं, तुम्हें इस झमेले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपना इरादा तब्दील कर दिया है। मैंने कहा, अब तो मैं इस झमेले में पड़ चुका हूँ और तुम्हारे इरादा तब्दील कर देने से मेरा इरादा तो तब्दील होने से रहा। वो बोली, मुझसे गलती हुई थी कि मैंने तुमसे इसका तस्करा कर दिया था। क्या तुम मेरी गलती को दरगुजर नहीं कर सकते? मैंने कहा, तुम चाहती क्या हो? मैंने सोनिया से पूछा, मगर मैंने उस शख्स को देख लिया था जो चंद लम्हे कबल मुझे देख कर गया था। अब उसके साथ एक और शख्स भी था। उन दोनों ने हमारे दाएं जानिब वाली मेज संभाल ली थी। सोनिया बोली, मैं महसूस कर रही हूँ कि तुम उससे उलझने के मूड में हो। मैं चाहती हूँ कि तुम उसका ख्याल दिल से निकाल दो। मैंने कहा, मेरी कमजोरी है कि अगर मुझे किसी काम से रोकने की कोशिश की जाए तो उसे जरूर करता हूँ। चूंकि मैंने उससे निमटने का इरादा कर लिया है, इसलिए अब मेरा बाज रहना नामुमकिन है। सोनिया मुस्तरिब हो गई। बोली, तुम उसे नहीं जानते अली, वो खुद तो कुछ भी नहीं है, मगर जिन लोगों से उसके खास मरासिम हैं वो बहुत खतरनाक हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तुम तो मेरा इश्तियाक बढ़ा रही हो, अब तो मैं उसे जरूर देखूंगा। मैं महसूस कर रहा था कि बराबर वाली मेज पर मौजूद दोनों अफराद हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रहे हैं। सोनिया चुप तो हो गई, मगर उसके चेहरे पर तशवीश के साए फैल गए। मैंने इधर उधर की बातें करके उसका ध्यान बटाने की कोशिश की, मगर उसका इस्तराब दूर ना हो सका। खाने के बाद मैंने उससे मरकजी हॉल में चलने की फरमाइश की तो उसकी इस्तराबी कैफियत में इजाफा हो गया। बोली, पहले ही तुम्हारे पीछे कुछ नामालूम लोग लगे हुए हैं, ऐसे में तुम क्यों किसी और उलझन को गले लगा रहे हो? मैंने बुलंद आवाज में कहा, मेरे दुश्मन बहुत बोदे साबित हो रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि कुछ जानदार लोगों से दुश्मनी मोल ली जाए। जिंदगी बहुत बेकैफ हो गई है, चलो उठो। डाइनिंग हॉल के दरवाजे से निकलते वक्त मैंने उन दोनों को भी उठते देखा। गालिबन वो मुझे नजरों से ओझल नहीं होने देना चाहते थे। मैं उनसे निमटने की तदबीरों पर गौर करने लगा। मरकजी हॉल में दाखिल होने से कबल सोनिया ने मुझसे कहा, मुझसे एक वादा करो अली, कम से कम इस वक्त तुम उससे नहीं उलझोगे।